students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing perfect at your places. Today's topic is our life supports air and water. यानी कि हमारी लाइफ को जो दो चीज़ें सपोर्ट करती हैं, ये दो चीज़ें अगर नहीं होंगी या इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर एब्सेंट होगी तो हमारी लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी या फिर अर्थ पे कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. वो दो चीज़ें हैं एयर एंड वाटर, हवा और पानी. Tickle your brain to answer. Why is the atmosphere so important? आपका जो आसपास एटमॉस्फेयर है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, ज़रूरी क्यों है? State and explain two properties of air. आपको एयर की दो प्रॉपर्टीज को बताना है और उसको एक्सप्लेन करना है. We need three basic things in order to live on the earth. They are food, वाटर एंड एयर. तो आपको अगर अर्थ पे एग्जिस्ट करना है या किसी भी लिविंग थिंग को अगर एग्जिस्ट करना है तो तीन चीजें तो भाई बिल्कुल बेसिक है. वो है आपकी फूड यानी कि खाना, वाटर यानी कि पानी और एयर यानी कि हवा. वी कैन नॉट स्टे अलाइव फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स विदाउट एयर बिकॉज वी नीड ऑक्सीजन कंटेन्ड इन एयर टू ब्रीथ. एयर इज ऑल अराउंड अस. वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट. The thick layer of air that surrounds the earth is called atmosphere. तो अभी हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा था कि एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है. इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटमॉस्फेयर वो एरिया है आपकी अर्थ के आसपास जहाँ पे थिक लेयर ऑफ एयर है. एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जरूरी है इंसानों के लिए और सारे लिविंग बींग्स की एग्जिस्टेंस के लिए. अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगा तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो कोई भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी. इट इज सेवरल 100 किलोमीटर्स थिक अबव द अर्थ. विदाउट एयर देयर वुड बी नो लाइफ ऑन अर्थ. तो अर्थ की एटमॉस्फेयर के बहुत सारे किलोमीटर दूर तक ये जो लेयरिंग है ये फैली हुई है और ये एटमॉस्फेयर हमारे लिए इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में आपकी हवा है, हवा में आपका ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन को आप ब्रीद इन करते हैं जिसकी वजह से आप जिंदा हैं. यही चीजें नहीं होंगी तो कोई भी लाइफ अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब आपकी एटमॉस्फेयर की भी लेयर्स होती हैं. जैसे नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में भी अलग अलग लेयर होती है, हेड होता है, नेक होता है, लोअर बॉडी आती है, वैसे ही आपके एटमॉस्फेयर में भी लेयरिंग होती है. The atmosphere extends to hundreds of kilometers above the earth, but the thickness of air is not the same throughout. It is thick near the earth's surface and becomes thinner as we go up. In order to understand the atmosphere, scientists have divided it into 5 layers. तो एटमॉस्फेयर जो है नो डाउट ये आपकी अर्थ की सरफेस पे किलोमीटर्स तक फैला हुआ है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर भी जो लेयरिंग है आपकी एयर की ये हर जगह सेम नहीं है. इसकी थिकनेस सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास जहाँ प्लेन्स होते हैं वहां पर ये ज्यादा मोटी होती है यानी कि ऑक्सीजन का सप्लाई ज्यादा होता है. जैसे जैसे आप ऊपर एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है, इसीलिए आपने देखा भी होगा जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करते हैं. इसका रीजन ये होता है जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ निकलते हैं एल्टीट्यूड बढ़ता जाता है, एयर नीचे धीरे धीरे कम होती है, लेयरिंग कम होती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है. तो ये आपकी अलग अलग लेयरिंग्स होती हैं. तो साइंटिस्ट ने इस एटमॉस्फेयर को 5 लेयर्स में डिवाइड करा है. दीज लेयर्स आर डिस्कस्ड बिलो. सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर आपकी एटमॉस्फेयर की सबसे नीचे वाली लेयर होती है. इट इज द लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स एटमॉस्फेयर. इट इज द लेयर इन विच वी लिव. तो ये वो लेयर है जहां पर हम लोग रहते हैं. It extends 10 to 15 kilometers above the Earth's surface. All weather changes take place in this layer. तो आपकी जो 5 लेयरिंग्स हैं एटमॉस्फेयर की उसमें सबसे नीचे की लेयर आती है ट्रोपोस्फेयर की, जिसमें हम सारे रहते हैं. अर्थ की सरफेस से ये करीबन 10-15 किलोमीटर तक ये लेयर फैली हुई है. जितने भी वेदर चेंजेस होते हैं, मौसम में चेंज, बदलाव आते हैं, वो इसी लेयर में होते हैं. Air in the troposphere becomes thinner as we go higher or as the altitude increases. Due to this reason, mountaineers carry oxygen cylinders while climbing tall mountain peaks. और जैसे जैसे आप इस ट्रोपोस्फेयर की लेयर में धीरे धीरे ऊपर माउंटेन्स की तरफ बढ़ते हैं,
एल्टीट्यूड बढ़ने का मतलब क्या होता है, यहां पर लिखा हुआ है एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। एल्टीट्यूड इंक्रीज होने का मतलब होता है जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती रहती है, हाइट इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी ये लेयर और भी ज्यादा थिन पतली होती जाती है। जैसे जैसे पतली होती है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, इसीलिए माउंटेनियर्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में कैरी करते हैं। दूसरी लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर। It is the second layer which is about 35 किलोमीटर above the stratosphere। तो सबसे पहला आपका क्या था, सरफेस से ऊपर 10 से 15 किलोमीटर ऊपर आपका था ट्रोपोस्फीयर। फिर इस 15 किलोमीटर के ऊपर 35 किलोमीटर तक आपका आ जाता है दूसरा लेयर जिसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। इन स्ट्रेटोस्फीयर अ थिन लेयर ऑफ ओजोन इज प्रेजेंट। आपका जो ओजोन लेयर होती है, जहां पे आपकी जो सन रेज होती है आपकी हीट को थोड़ा ट्रैप करके पूरा सरफेस तक नहीं आने देती, तो ये ओजोन यहीं से स्टार्ट होती है। इट इज कॉल्ड द ओजोन लेयर। इसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं। The ozone layer protects us from the harmful ultraviolet rays, UV rays, ultraviolet rays, UV rays। तो ये जो ओजोन लेयर होती है सन से आती है, ये हमको सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यूवी रेज, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक होती है। ये ओजोन लेयर ही है जो हमको इस अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है। अभी सोचिए जब ओजोन लेयर है, प्रेजेंट है, उसके बावजूद इतनी गर्मी लगती है, किसी को सन टैन हो जाता है, बर्न हो जाते हैं, सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है। ये ओजोन लेयर अगर नहीं होगी तो कोई इंसान या कोई भी लिविंग बीइंग यहाँ पर जिंदा ही नहीं रह पाएगा। The stratosphere is very important for life on planet Earth as it contains the ozone layer. Aeroplanes fly in this layer of the atmosphere. तो ये जो लेयरिंग होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जो एरोप्लेन्स होते हैं आपकी स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में ही फ्लाई करते हैं। तीसरा है मीजोस्फीयर। द मीजोस्फीयर लाइज बियॉन्ड द स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि आपकी स्ट्रेटोस्फेयर की जो नेक्स्ट लेयर आती है वो है आपकी मीजोस्फीयर की। बियॉन्ड का मतलब होता है आगे। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 50 किलोमीटर्स टू 85 किलोमीटर्स अबव द अर्थ सरफेस। तो अर्थ की सरफेस के बाद मतलब नीचे से ही शुरू हो जाता है, इसका जो एरिया है वो है 50 टू 85 किलोमीटर्स। द mesosphere has the coldest temperature in the atmosphere and is sometimes called the cold layer। तो आपकी जो एटमोस्फेयर होता है मीजोस्फेयर में सबसे ज्यादा आपका ठंडा टेम्परेचर होता है, इसीलिए इसको कोल्ड लेयर यानी कि ठंडी लेयर भी कहा जाता है। इन दिस लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द टेम्परेचर डिक्रीजेज एज वी गो हायर। तो इस लेयर में आपकी जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते हैं आपका एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, आपका टेम्परेचर ड्रॉप होता रहता है और ठंडी बढ़ जाती है। अगली लेयर है आपकी थर्मोस्फीयर। The layer beyond the mesosphere is called the thermosphere। अगली जो आपकी मीजोस्फेयर के बाद लेयर आती है वो थर्मोस्फेयर की होती है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम 85 किलोमीटर्स टू मोर देन 500 किलोमीटर्स अबव अर्थ सरफेस। द टेम्परेचर इन दिस लेयर इज ऑलवेज हाई एंड इज समटाइम्स कॉल्ड द हॉट लेयर। स्पेस शटल ऑर्बिट अराउंड दिस लेयर। तो आपकी जो थर्मोस्फेयर होती है अर्थ की सरफेस से अगर इसका किलोमीटर अगर देखा जाए, मेजर किया जाए तो होता है ये 85 से 500 किलोमीटर तक ये पहुंच जाती है, कभी कभी इसको भी क्रॉस कर जाती है। यहाँ का टेम्परेचर हमेशा आपका बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है हॉट लेयर। मीजोस्फेयर हमारी कोल्ड लेयर है और थर्मोस्फेयर हमारी हॉट लेयर है। जो आपके स्पेस शटल्स होते हैं वो इसी लेयरिंग में ऑर्बिट करते हैं। ऑर्बिट करने का मतलब होता है घूमना। तो आपके जो स्पेस शटल्स होते हैं, रॉकेट्स होते हैं, वो थर्मोस्फेयर वाली लेयर में ही ऑर्बिट करते हैं, घूमते हैं। The mesosphere and thermosphere are often referred together as the ionosphere। तो आपका ये जो थर्मोस्फेयर है और मीजोस्फीयर है, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है आइनोस्फीयर। रेडियो सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन द आइनोस्फीयर मेकिंग रेडियो कम्युनिकेशन पॉसिबल ऑन प्लैनेट अर्थ। अब इसी एरिया में क्योंकि आपके स्पेस शटल्स जो आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, अपने मोबाइल फोन में वीडियोस देखते हैं, तो ये सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। ये सैटेलाइट्स कहाँ ऑर्बिट करती हैं, आइनोस्फीयर में। आइनोस्फीयर में आपके दो कौन से स्फीयर्स हैं, मीजोस्फीयर एंड थर्मोस्फीयर। तो जितनी भी कम्युनिकेशंस होती हैं वो इसी लेयर में आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो सारे के सारे सिग्नल्स को ट्रैप करके नीचे ट्रांसमिट करती है। फिर आपकी आती है एक्सोस्फीयर।
This is the outermost layer of the atmosphere. It extends from the top of the thermosphere up to 10,000 किलोमीटर. अभी आपकी लास्ट लेयर है एक्सोस्फीयर. एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर है ये, और इसका जो एरिया है ये अराउंड 10,000 किलोमीटर तक पहुंच जाता है. The air is very thin in this layer. Beyond this layer there is a vast empty space without any air. तो ये जो एरिया है यहाँ पर सबसे ज्यादा पतली शीट या पतली लेयर होती है हवा की. यहाँ पर आप बिना किसी ऑक्सीजन के सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे. और इसके बाद आपका आता है स्पेस वाला रीजन जहाँ पर हवा होती ही नहीं है. तो एक्सोस्फीयर वो लास्ट लेयर है सरफेस की जहाँ पर आपकी हल्की सी पतली लेयर ऑफ शीट की एयर प्रेजेंट होती है. इसके बाद आ जाता है स्पेस जहाँ पर हवा नहीं होती. इंपॉर्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर की 5 लेयर हमने पढ़ ली. अब एटमॉस्फेयर की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए. द एटमॉस्फेयर प्रोवाइड ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग टू ऑल लिविंग थिंग्स. तो आपने अभी पढ़ा कि आपके एटमॉस्फेयर में हवा की लेयर है. हवा में क्या होता है आपको ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन हमको क्या होता है उससे हम ब्रीद इन करते हैं. तो वो हमारे लिए बेसिक नेसेसिटी है. वो सारे इंसानों के लिए, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, जिंदा रहने के लिए जरूरी है. It provides carbon dioxide to plants for photosynthesis. Plants जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं, photosynthesis, उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट होता है. वो भी आपको एटमॉस्फेयर से ही मिलता है. The atmosphere plays a vital role in sustaining life on the earth. और इन दोनों रीजंस की वजह से जो आपका एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से अर्थ पे लाइफ सस्टेन रहती है. हमें जो सांस मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, एयर में है. पर एयर तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है? प्लांट्स के थ्रू. अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको मिलता है वापस आपके एटमॉस्फेयर से. तो हम पूरी तरीके से एक विशियस साइकिल में फंसे हुए हैं. अगर एटमॉस्फेयर इन शॉर्ट नहीं होगा तो किसी भी तरीके की लाइफ प्रेजेंट नहीं हो पाएगी. एटमॉस्फेयर ऑल्सो ट्रैप्स द हीट ऑफ द सन एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ. अभी हमने पढ़ा था ओजोन की लेयर होती है. ओजोन लेयर आपकी जो सेकंड लेयर में होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, वहां पर आपकी ओजोन की एक थिन लेयर होती है. इसमें आपकी जो सन से हार्मफुल रेज आती हैं उस हीट को ये ट्रैप करता है और आपके अर्थ के एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है. ओजोन लेयर नहीं होगी, डायरेक्टली अल्ट्रावायलेट रेज एंटर कर जाएगी, सारे के सारे मर जाएंगे. तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एटमॉस्फेयर की रिक्वायरमेंट है. The ozone layer present in the atmosphere protects us from the harmful ultraviolet rays of the sun. तो सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, उनसे हमको एटमॉस्फेयर बचाता है. कॉम्पोजिशन ऑफ एयर. जो एटमॉस्फेयर होता है, एयर होता है, उसमें बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस प्रेजेंट होती है. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक. तो आपकी एयर में क्या क्या है? बहुत सारी टाइप की गैसेज हैं. वाटर वेपर्स हैं, भाप है, डस्ट है और स्मोक है. क्लीन एयर कंसिस्ट्स ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज. द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर इन द एयर मे वेरी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. तो आपकी हवा जो होती है, आपने अक्सर सुना होगा कि हवा बहुत ज्यादा गंदी है या हवा इस एरिया की बहुत ज्यादा साफ है. अलग अलग एरिया की अलग अलग टाइप की हवा होती है. तो साफ हवा की क्या डेफिनेशन होती है? आपकी जो साफ हवा होगी उसका जो नॉर्मल आपकी एयर का कॉम्पोजिशन होगा 78% नाइट्रोजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा और बाकी का जो 1% है उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर और बाकी सारी छोटी मोटी गैसेस प्रेजेंट हो सकती हैं. इससे अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो आप बोलते हैं कि आपकी जो हवा है वो साफ नहीं है. ऑक्सीजन. The most important gas for the survival of living beings is oxygen. All living beings need oxygen. Oxygen is also needed for burning. तो सबसे ज़्यादा important गैस जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जो हमारे लिए ह्यूमन बींग्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है ऑक्सीजन. इवन ऑक्सीजन किसी भी चीज़ में आग लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए आपको आग लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, तो उसके लिए भी आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग भी नहीं लग पाएगी. तो सबसे ज़्यादा बेसिक नेसेसिटी जो होती है ह्यूमन बींग्स के सर्वाइवल के लिए वो होती है ऑक्सीजन. दूसरा है नाइट्रोजन. Living beings do not use nitrogen directly from the air. Plants get this nitrogen with the help of bacteria in the soil.
Nitrogen is also added to the soil by using chemical fertilizers. Animals get nitrogen from plants, meat and fish. तो डायरेक्टली ह्यूमन बींग्स ये जो गैस है नाइट्रोजन इसको यूज नहीं करते हैं, ये प्लांट्स यूज करते हैं. सॉइल्स में प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं उनसे मिलता है नाइट्रोजन, जिससे फर्दर आपके प्लांट्स ग्रो करते हैं. इवन केमिकल फर्टिलाइजर्स में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, जिससे कि आपका जो सॉइल होता है उसको और भी ज्यादा उपजाऊ फर्टिलाइज बनाया जाता है. कार्बन डाइऑक्साइड. Carbon dioxide is an important gas for plants. Plants prepare their food with the help of carbon dioxide, water and sunlight. The process is called photosynthesis. अब कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हमारे लिए प्लांट ज़रूरी है और प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर, इन तीन चीज़ों की प्रेजेंट में ही, ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होंगी तभी आपके जो प्लांट्स होते हैं अपने लिए खाना बना पाते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. तीनों में से एक भी चीज कट, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. फिर है अदर गैसेस. Traces of some other gases such as hydrogen, ozone, helium, neon, argon, krypton are also present in the air. तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा कुछ और गैसेस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि ओजोन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सारी गैसेस भी आपकी एयर में 1% में ये सारी गैसेस मिक्स होती हैं. यू मस्ट हैव सीन ग्लोइंग एंड कलरफुल नियॉन इलेक्ट्रिक लाइट्स. आर्गन इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस द कलरफुल ग्लो ऑफ ग्लास ट्यूब्स. तो ऐसी लाइट्स आपने देखी होंगी, नियॉन कलर की, ग्रीन कलर की होती है, कोई ब्लू कलर की होती है. कलरफुल कलर की जो आपकी बल्ब्स होती हैं उनमें भी आपका नियॉन यूज करा जाता है उनको ग्लो करवाने के लिए. वाटर वेपर. Water vapor is formed because of the evaporation of water from the surface of water bodies like seas, rivers and lakes. तो water vapor का मतलब होता क्या है? भाप. ये कहाँ से होगा? भाप होने के लिए पानी का होना जरूरी है. तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर जो आपके एटमॉस्फेयर में आता है वो कहाँ से आता है? बड़ी बड़े ओशियन से आएगा, नदियों से आएगा, लेक से आएगा, इन शॉर्ट वाटर बॉडी से आता है. Water vapor in the air can cause changes in the weather. It condenses to form clouds, rain, fog and snow. The amount of water vapor present in the air is called humidity. Where there is more water vapor, we say that the air is humid. When the air is dry, we say it has low humidity. High humidity makes us feel uncomfortable as our sweat does not evaporate easily. अब आपकी हवा में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है इसी को आप इन शॉर्ट ह्यूमिडिटी बोलते हैं, उमस बोलते हैं हम कभी कभी. अब ये जो वाटर वेपर होता है इसकी वजह से आपकी वेदर में चेंजेस आते हैं. वाटर वेपर ही आग कंडेंस होगी, कंडेंस होने का मतलब होता है ठंडे जब हो जाते हैं. वाटर वेपर राइज अप करते हैं, राइज अप करके एक एटमॉस्फेयर में जाते हैं जहां पे ठंडी लेयरिंग होती है, वहां पर ये कंडेंस होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होती है, बर्फ होता है, फॉग होती है. ये सारे आपके वाटर वेपर की वजह से ही होते हैं. तो जितने वाटर वेपर की जो अमाउंट होती है आपकी एयर में उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी, उमस. जितनी ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है उतनी ही ज्यादा आपके लिए लाइफ जो होती है अनकंफर्टेबल हो जाती है. क्यों होती है? पसीना आपको आएगा, वो सूखेगा नहीं. क्यों नहीं सूखेगा? क्योंकि आपकी एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं जिसमें वाटर वेपर्स होते हैं, वो वाटर वेपर्स इतने ज्यादा होते हैं ऑलरेडी कि आपकी जो बॉडी से स्वेट निकलना चाहिए और इवेपोरेट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है. तो उस केस में उमस ज्यादा हो जाती है और बहुत ही ज्यादा चिपचिपापन हो जाता है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. We already know that air is colorless, due to which it cannot be seen. It is also tasteless and odorless. We can feel its presence when it moves. Moving air is called wind. तो सबको पता है आपके आसपास अभी भी हवा प्रेजेंट है, लेकिन क्या आप उसे देख सकते हैं? नहीं. तो ये जो हवा होती है आप देख भी नहीं सकते, कलरलेस होती है, टेस्ट भी नहीं कर सकते, टेस्टलेस होती है, और स्मेल भी नहीं कर सकते. एयर को स्मेल आप नहीं करते हैं, एयर में आपको बाकी सारी चीज़ों की खुशबू आती है, बट ये हवा की खुशबू नहीं होती है. आपको बाकी सब चीज़ों की खुशबू हवा की वजह से आती है. तो ये कलरलेस भी होती है, टेस्टलेस भी होती है और ओडरलेस भी होती है. ओडर का मतलब होता है स्मेल, तो ये ओडरलेस भी होती है. तो ये जो हवा होती है आपको दिख नहीं सकती है, इसी मूविंग एयर को बोलते हैं विंड. आपको हवा फील होती है ना, तो वो जो फील होती है आपको हवा, मूव होती है हवा, उसको बोलते हैं विंड. Some properties of air are as follows. First, air occupies space. Second, air has weight. Third, air is needed for burning.
फोर्थ, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज हैं। पहला क्या है? एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, जगह घेरती है। एयर में वेट भी होता है, एयर से आग भी लग सकती है, और एयर में प्रेशर भी होता है। अब कैसे है ये सारी चीजें, वो अब हम पढ़ते हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस यानी कि एयर में हवा होती है। When you fill air into a balloon, it enlarges because of air filled in it. This clearly shows that air occupies space. This is because the air we fill starts occupying space inside the balloon and it grows in size. This property of air is also used to inflate footballs, vehicle, tires, cushions, etc. अब आपने किसी ना किसी के बर्थडे पार्टीज में बलून फूले हुए देखे होंगे या फुलाए भी होंगे। तो आप जब उस पर हवा डालते हैं, धीरे धीरे करके वो एक्सपैंड होता जाता है। इसका मतलब क्या है कि उस हवा जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हवा आप डालते हैं, इतना सा बलून आपका इतना बड़ा बलून हो जाता है क्योंकि आप उसमें हवा डालते रहते हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए एक्सपैंड हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि एयर स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आपके जो व्हीकल्स होते हैं, बाइसिकल्स होता है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं, उनके टायर्स में आपकी हवा डाली जाती है, इसको इन्फ्लेट करना कहते हैं। तो आपका इन शॉर्ट इसका मतलब है कि जो एयर होती है इट ऑक्यूपाइज स्पेस। एक्टिविटी। एम to show that air occupies space. Procedure: take a tumbler half filled with water and a glass. Invert the glass and try to push it down into the water. It is difficult to do so. Next, tilt the glass a little and push it into the water. You will see air bubbles escaping and water entering the glass. As the air bubbles escaped, they made space for the water to enter. This shows that air occupies space. अब आपको बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी करनी है। आपको एक बकेट लेना है पानी से भरा हुआ, एक खाली टम्बलर लेना है और उसको बिल्कुल इन्वर्ट यानी कि उल्टा कर देना है और अंदर डालने की कोशिश करनी है। आप देखेंगे कि उसमें ना तो पानी घुसेगा और जैसे ही ग्लास छोड़ेंगे ग्लास बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएगा, नीचे डूबेगा भी नहीं। दूसरे में आपको क्या करना है, आपको हल्का सा आपके जो टम्बलर है उसको टिल्ट करना है और फिर आपको उसको धीरे धीरे पानी में डुबाना है। आप देखेंगे आपके वाटर में बबल्स फॉर्म होने लग जाएंगे और पानी भरना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले केस में आपका पानी क्यों नहीं एंटर करा, क्योंकि उसमें हवा थी और हवा एस्केप नहीं कर पा रही थी, तो पानी एंटर नहीं कर रहा था। दूसरे केस में आपने हल्का सा टिल्ट करा, धीरे धीरे आपकी जो हवा है उसने एस्केप करना शुरू करा, जिसकी वजह से बबल्स की फॉर्मेशन हुई और पानी एंटर करने लग गया। इसका मतलब ये है कि हवा जगह घेरती है, उस टम्बलर में हवा थी इसीलिए पानी एंटर नहीं कर पाया, पानी हवा को एस्केप होने की जगह नहीं मिली। एयर हैज वेट, एयर में वजन होता है। Air has weight. This can be easily seen by comparing the weights of a deflated object with an inflated object. The weight of the inflated object will always be more. This shows that air has weight. इसका तो बहुत ही सिंपल है। आप कोई भी ऐसी चीज ले लीजिए जिसमें हवा भरी हुई है, दूसरी चीज लीजिए जिसमें हवा नहीं है। फुटबॉल ले लीजिए, एक भरा हुआ फुटबॉल जिसमें हवा है, एक खाली फुटबॉल। दोनों को जब आप मेजर करेंगे, उसका वेट करेंगे, तो आप हमेशा यही पाएंगे कि आपकी जो इन्फ्लेटेड वाली फुटबॉल है उसका वेट ज्यादा है, डिफ्लेटेड वाले का वेट कम है। इसका मतलब क्या है, एयर में वजन होता है। एक्टिविटी। Aim to show that air has weight. Procedure: take a stiff wire or a stick about 1 meter long, blow up 2 balloons and tie their strings to the 2 ends of the stick. Hand the stick by tying another piece of string to its middle. Hold it in your hand and move one of the balloons along the stick till it is balanced. Now make a small slit in the neck of one of the balloons to allow the air escape from it. What happens to the stick after all the air from the balloon has escaped? Why it is not balanced now? Which end is heavier and why? तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एक स्टिफ वायर या तो ले लेनी है या फिर आपको एक स्टिक ले लेनी है। दोनों ही एंड्स पे आपको दोनों इन्फ्लेटेड बलून्स को भर देना है। आप देखेंगे आपकी स्टिक बिल्कुल स्ट्रेट होगी, बैलेंस्ड रहेगी अगर आपके दोनों उसमें आपने इक्वल हवा भर रखी है। इसके बाद आपको एक बलून में हल्का सा उसके नेक पे स्लिट कर देना है, यानी कि हल्का सा एक काट देना है ताकि धीरे धीरे आपकी हवा एस्केप करती रहे। आप ये देखेंगे कि धीरे धीरे जब हवा एस्केप करेगी तो आपका जो वुडन लॉग है या फिर जो भी आपने वायर ले रखी है वो धीरे 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 जिस तरफ से हवा निकल रही है वो नीचे होता जाएगा।
ये ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि आपकी हवा में वजन होता है। पहले तक दोनों में इक्वल वेट था तो उन्होंने बैलेंस कर रखा था, धीरे धीरे हवा ने एस्केप किया, वेट उसका रिड्यूस हुआ तो वो नीचे होती गई। तो इस एक्टिविटी से पता चलता है कि आपकी जो एयर होती है उसमें वजन होता है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। किसी भी चीज में आग लगाने के लिए हवा की जरूरत होती है। Air supports combustion or burning. The oxygen present in the air is essential for burning. तो आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज में। छोटी सी छोटी माचिस की तिल्ली भी जलानी है तो आपको हवा चाहिए, हवा नहीं होगी तो वो भी नहीं जलेगी। तो कंबशन यानी कि आग लगाने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसीलिए हवा की जरूरत होती है। एक्टिविटी, take 2 candles and place them on a table. Light both the candles. Cover one of the candles with a glass. The candle covered with the glass will extinguish quickly, whereas the uncovered candle will continue to burn. Both the candles need oxygen present in air for burning. The uncovered candle is able to burn only till the oxygen present inside the glass is used up by it. The uncovered candle continues to burn as it uses the oxygen from the air around it. This shows that air is necessary for burning. तो यहाँ पर आपको 2 कैंडल्स लेनी है, दोनों को लाइट अप करना है। एक कैंडल को आपको एक ग्लास से ढक देना है। आप ये थोड़ी देर के बाद नोटिस करेंगे जिस कैंडल को आपने ग्लास से ढक दिया है वो थोड़ी देर के बाद बुझ जाएगा। ऑन द अदर हैंड जो ओपन आपकी कैंडल है, अनकवर्ड है, वो जलती रहेगी। इसका रीजन ये है, जो आपने कवर कर रखी है कैंडल, उसका जो फ्लेम है वो तब तक जलता रहेगा जब तक उस ग्लास के अंदर प्रेजेंट एयर में जो ऑक्सीजन है वो यूज करती रहेगी। ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा, एयर की सप्लाई बंद हो जाएगी, वो एक्सटिंग्विश यानी कि बुझ जाएगी। ऑन द अदर हैंड दूसरी कैंडल क्योंकि अनकवर्ड है, अपने सराउंडिंग से वो ऑक्सीजन ले रही है तो वो जलती रहेगी। इसका मतलब आग लगाने के लिए, कंबशन के लिए आपको एयर की जरूरत होती है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। Since air has weights, it presses downward. As we go up a mountain, air pressure reduces. The air pressure at sea level average about 1 kg per square centimeter. तो नेचुरली आपकी एयर में क्योंकि हवा है तो वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करती है। ग्रेविटी है तो किसी भी चीज में वेट होगा वो नीचे की तरफ ही आपका जाएगी। तो नेचुरली आपकी एयर में भी हवा है तो वो नीचे की तरफ एक्सर्ट करती है। यही रीजन होता है जब आप माउंटेन्स में ऊपर की तरफ जाते हैं आपका जो एयर प्रेशर होता है वो धीरे 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 कम होता रहता है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ऊपर की लेयरिंग में हवा कम होती है, एयर की लेयर थिन होती है। We make use of air pressure in a doctor's syringes for filling ink in a pen or sucking liquid through a straw. तो आप कभी कभी कोल्ड ड्रिंक जब हम पीते हैं तो हम स्ट्रॉ का यूज करते हैं, तो यहाँ पर भी हम एयर को सक करते हैं। जब तक उस स्ट्रॉ में एयर रहती है तब तक आपके मुंह में लिक्विड नहीं आता है। आप उस स्ट्रॉ पे सक करते हैं, एयर सारा पुल इन कर लेते हैं, उसके बाद वो लिक्विड आना शुरू करता है। इवन डॉक्टर्स के जो सिरिंजेस होते हैं वो जब इंक भरते हैं तो पहले वो एक पीछे आपने देखा होगा पुल करते हैं, सारी एयर वहां से निकलती है, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका इंक भरता जाता है। एक्टिविटी, aim to show that air exerts pressure. Procedure, take a plastic bottle and remove the cap. Squeeze it hard and release it. You will notice that the bottle comes back to its original shape. Next, put the lid on the bottle and squeeze it. The bottle does not come back to its original shape because air cannot enter the closed bottle. अब आपको क्या करना है, आपको एक बॉटल लेनी है और उसका जो लिड है, कैप है, उसको हटा देना है, स्क्वीज करना है, छोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे आपकी जो बॉटल है आपकी नेचुरल जो आप उसका ओरिजिनल पोजीशन था उसमें आ जाएगी। अब दूसरी बॉटल ले लेनी है, लिड उसका ढक देना है, स्क्वीज करना है, आप देखेंगे वो अपने नेचुरल जो उसका ओरिजिनल पोजीशन है उस पर नहीं आएगा। इससे ये पता चलता है कि एयर में प्रेशर होता है, वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब आता है एयर पोल्यूशन, यानी कि हवा प्रदूषण। The air around us is becoming very dirty and impure due to many human activities. The contamination of air due to many undesirable things is called air pollution. The things which cause pollution are called pollutants. तो हमारी एक्टिविटीज की वजह से ही जो एयर है वो आजकल आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा डिग्रेड होती जा रही है, खराब होती जा रही है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसी हवा है कि सांस लेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे।
तो यही जो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से एयर खराब होती जा रही है, इसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। और जिन सब्सटेंसेस की वजह से एयर पोल्यूशन होता है उनको बोलते हैं पोल्यूटेंट्स। The air gets polluted due to following. The bursting of crackers releases smoke. तो पटाखे इसीलिए बोला जाता है कि पहली बात तो फोड़िए ही मत, पर बहुत ज़्यादा आपका मन कर रहा है कि फोड़ने ही फोड़ने हैं तो कम फोड़िए, आसपास की एयर क्वालिटी देखिए, उसके बाद आप फायर क्रैकर्स को फोड़िए, क्योंकि इनसे जो स्मोक निकलता है ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है। जो लोग नहीं समझते हैं उनको लगता है कि उनको रोका जा रहा है मज़े करने से, लेकिन यही मज़ा आगे चल के सज़ा बन जाएगी और हमको पता भी नहीं चलेगा। द बर्निंग ऑफ गार्बेज रिलीजेस स्मोक, जहाँ पे गंद पड़ी रहती है, काफ़ी सारे लोग आपने देखे होंगे उसमें आग लगा देते हैं। अब उसमें प्लास्टिक भी होता है, हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, इनमें आग लगाएंगे, स्मोक निकलेगी तो नेचुरली अच्छी चीज़ तो जाएगी नहीं, तो एयर आपकी इन स्मोक से खराब होती है। स्मोक एंड हार्मफुल गैसेज रिलीज्ड बाय इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, हाई लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है, बहुत हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बहुत सारी नंबर ऑफ गैसेस निकलती हैं जो एटमॉस्फेयर को खराब कर रही हैं। द कंबशन ऑफ पेट्रोल और डीजल बाय व्हीकल्स रिलीजेस हार्मफुल गैसेज एंड फ्यूम्स। हम व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, इसीलिए आप देखेंगे ज़्यादातर बोला जाता है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस वाली व्हीकल्स चलाइए, उससे आपकी निकलती उससे भी है बट कम मात्रा में निकलती है, आपकी हवा खराब नहीं होगी। डीजल पेट्रोल वाली जो गाड़ियां होती हैं उससे सबसे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। तो अगर डीजल पेट्रोल अगर आपको करना ही है यूज़ तो एटलीस्ट कम तरीकों से करिए, कारपूल ज़्यादा करिए, और हर एक बंदा जिसको एक ही लोकेशन पे जाना है, एक ही रास्ते से जाना है, अलग अलग गाड़ियों का इस्तेमाल मत करिए। नो इट टू, we use air pressure to drink any liquid with a straw. When we use the straw, the air is removed, thereby creating a low pressure. तो जब आप पीते हैं लिक्विड स्ट्रॉ की मदद से तो वहां पर भी आप एयर प्रेशर का यूज करते हैं, आप उसको सक करते हैं, एयर का प्रेशर रिड्यूस करते हैं, उसके बाद आपका लिक्विड आना स्ट्रॉ में शुरू करता है। Air pressure on the drink forces the liquid to rise up in the straw and then into your mouth. तो आपका जो एयर प्रेशर लिक्विड में होता है वो इंक्रीज करता है, फोर्स उसमें जाता है, जिसकी वजह से लिक्विड राइज अप करता है और फिर आपके मुंह में आता है। Polluted air causes respiratory diseases like TB, asthma, wheezing, bronchitis and allergies. It has caused global warming, greenhouse effect and the depletion of ozone layer. तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, और इसके बावजूद भी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है बुरी तरीके से ख़राब हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, जो ओजोन लेयर है उसमें आपका गैप आता जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, लोगों को बहुत सारी रेस्पिरेटरी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, एज्मा हो रहा है, वीजिंग, ब्रोंकाइटिस बहुत बड़ी बीमारी होती है वो हो रही है। लेकिन इसके बावजूद भी पटाखे फोड़ने से लोग बाज नहीं आते, डीजल वाली गाड़ियां चलाने से नहीं रुकते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत हाई लेवल पे एग्रीवेट होती ही जा रही हैं। एयर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय टेकिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। यूज इको फ्रेंडली फ्यूल्स लाइक CNG। फ्यूल्स बहुत सारे हैं, ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ऐसे फ्यूल्स का यूज़ करिए जो इको फ्रेंडली है, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, जैसे CNG। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा प्लांट्स लगाइए, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में अब्जॉर्ब करते हैं, जितना वो अब्जॉर्ब करेंगे उतना ही आपका एटमॉस्फेयर साफ रहेगा। यूज लेड फ्री पेट्रोल इन व्हीकल्स। जो पेट्रोल आपके क्लीन है, साफ है, जिसमें लेड प्रेजेंट नहीं है, वो यूज करिए। गेट द पोल्यूशन लेवल्स ऑफ व्हीकल्स चेक्ड रेगुलरली। आपके जो व्हीकल्स हैं, स्कूटी, स्कूटर्स, बाइक्स, उनके पोल्यूशन लेवल्स टाइम टू टाइम चेक करवाते रहिए अगर आपको जिंदा रहना है तो, अदरवाइज मत कराइए। यूजेस ऑफ एयर। एयर इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग। देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट एयर। तो पहला यूज क्या है? एयर नहीं होगा तो आप जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, फिर बाकी की चीजें तो हो ही नहीं पाएंगी। एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। देयर कैन बी नो फायर इन वैक्यूम। तो एयर आग लगाने के लिए इंपॉर्टेंट है, आग लगाएंगे तो खाना बनाएंगे, खाना बनाएंगे तो ही खा पाएंगे, तभी जिंदा रह पाएंगे, तो एयर आग लगाने के लिए जरूरी है। एयर हेल्प्स बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई। हवा की वजह से ही एरोप्लेन्स और बर्ड्स उड़ पाते हैं।
एयर इज यूज टू रन विंड मिल्स, जो विंड मिल्स होती हैं जिनसे फर्दर आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी जाती है नेचुरली, वो भी आपकी हवा से मूव करती हैं। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड इज यूज टू फिल बॉल्स, बलून्स, टायर्स। अब एयर क्योंकि हवा घेरती है तो आपकी बलून्स को, टायर्स को, फुटबॉल्स को इन्फ्लेट करने के लिए यूज करी जाती है। एयर कैरीज information. When we talk, the molecules in the air vibrate and these vibrations reach as sound. Our ears, with the help of our brain, turn these vibrations into sound. अब हम जो बोलते हैं, अगर आप चाहते हैं कि दूसरा बंदा सुने तो उसके लिए भी एयर की जरूरत होती है। हम बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हवा में प्रेजेंट होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं। एक मॉलिक्यूल दूसरा मॉलिक्यूल से टच होता है, मूव नहीं करता है, वाइब्रेट करता है। मॉलिक्यूल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं, जैसे जैसे वो एक टच होते जाते हैं वो वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से आपको सुनाई देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइफ सपोर्ट इज वाटर। 70% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। तो आपकी अर्थ का करीबन 70% हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। वी यूज वाटर एवरी डे फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एंड जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. Water is also a part of our blood which carries oxygen, carbon dioxide and nutrients through our body. तो आपको ऑलमोस्ट आप देखेंगे हर एक चीज के लिए आपको पानी की भी जरूरत होती है। आपको खाना बनाना है पानी चाहिए, सफाई करनी है पानी चाहिए, नहाना है तो भी पानी चाहिए, प्यास लगी है तो भी पानी चाहिए। तो हर चीज के लिए आपको पानी की रिक्वायरमेंट होती है। इवन इंटरनली आपकी बॉडी में, ब्लड में भी पानी होता है जिसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी में कैरी करवाए जाते हैं। तो पानी आपकी बॉडी के अंदर भी जरूरी है और बाहर भी जरूरी है। द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर इज रेन वाटर. Rainwater can dissolve substances from the air, collect dirt, certain living and dead things and other impurities. This water must be purified and made suitable for drinking. जितने भी अवेलेबल सोर्सेज हैं पानी के, सबसे ज़्यादा साफ और शुद्ध प्योरेस्ट फॉर्म है रेन वाटर. अब डायरेक्टली आप इस रेन वाटर को नहीं पी सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गंद जो होती है, डर्ट होता है, अलग अलग गैसेस होते हैं, उनको ये साथ में लेकर कैरी करता है. तो रेन वाटर को पहले प्योरीफाई करके सूटेबल बनाना होता है पानी को पीने के लिए. Impurities in water. The water that we use mainly comes from rivers, ponds, lakes and wells. Often sand, dirt, mud, germs etc. make this water unfit for consumption. We call these substances impurities. तो impurities का मतलब क्या होता है हिंदी में? अशुद्धियाँ. तो आपका जो पानी होता है यूजुअली आपके मेन सोर्सेज क्या होते हैं? रिवर्स, ओशियंस, लेक्स या फिर वेल्स. अब इनमें आपके, क्योंकि ये ओपन होता है तो नेचुरली इसमें आपकी हार्मफुल सब्सटेंसेस भी हो सकते हैं, सैंड, डर्ट, ये सारी चीजें हो सकती हैं. तो इन सब चीजों को हम इम्प्योर कहते हैं क्योंकि आप इसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, आपकी बॉडी के लिए ये हार्मफुल होती हैं. Impurities are of two kinds. First, soluble impurities are the ones that dissolve in water. Example, salt. तो आपकी दो तरीके की impurities होती हैं, एक soluble होती है, दूसरी insoluble. Soluble का मतलब होता है जो पानी में dissolve हो जाती हैं, जैसे कि salt. Insoluble impurities are the ones that do not dissolve in water. Example, sand and germs. अब आपके जो sand होता है, कभी मिट्टी को पानी में मिला के देखेंगे तो वो घुलेगा नहीं, आपको दिखता रहेगा. तो ये आपकी insoluble impurities होती हैं. Methods to remove insoluble impurities. पहला तरीका है इन impurity को हटाने का, sedimentation. In this method, water is allowed to stand undisturbed for a few hours in a container. At the end of this time, the insoluble impurities will have settled down at the bottom of the container. They are called sediments. The process is called sedimentation. The rate of sedimentation can be improved by adding special chemicals like alum. तो सेडिमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके एक कंटेनर में कोई इम्प्योरिटी है, लेट्स से मिट्टी है, तो थोड़ी देर के लिए आप उस सोल्यूशन को अनडिस्टर्ब, बिना छेड़े कुछ देर तक छोड़ देंगे. अब एंड में थोड़ी देर के बाद जब आप आएंगे तो आप देखेंगे जो मिट्टी है वो नीचे की तरफ जमा हो जाएगी. इसे कहते हैं सेडिमेंट्स और इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेडिमेंटेशन. जब आप किसी चीज को कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ देते हैं ताकि आपकी इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाए. आपका ये जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है थोड़ा स्लो हो सकता है. इसको फास्ट करने के लिए आप कुछ केमिकल्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं जैसे कि एलम.
दूसरा तरीका है डीकैंटेशन. This consists of slowly pouring the clean water at the top into another vessel. The sediments are left behind. Decantation always follows sedimentation. तो decantation जो है वो हमेशा आपका sedimentation के बाद ही होगा. इसमें आपका जो sedimented water होता है उसको धीरे धीरे दूसरे कंटेनर में डाला जाता है, whereby leaving the other sediments behind. तो पहले आपका sedimentation होगा, उसके बाद ही decantation possible है. Activity. Aim. To understand the processes of sedimentation and decantation. Procedure. Take a mixture of soil in water in a beaker. Stir it well with a glass rod. Allow the mixture to stand for a few minutes. The heavier soil particles will settle down at the bottom of the beaker. This is sedimentation. Now carefully drain the clean water into another beaker. This is called decantation. तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको पानी लेना है, पानी में आपको मिट्टी सॉइल को मिक्स कर देना है अच्छी तरीके से एक बीकर में. थोड़ी देर के लिए, कुछ मिनट्स के लिए आपको उसको ऐसे ही छोड़ देना है बिना छुए. आपको थोड़ी देर के बाद आप आएंगे, आप देखेंगे ऊपर का पानी थोड़ा साफ हो गया है और नीचे आपकी मिट्टी जमा हो गई है. ये आपका प्रोसेस है सेडिमेंटेशन का. अब अगला होगा डीकैंटेशन. यहां पर आप इस सेडिमेंटेड वाटर को धीरे धीरे दूसरे बीकर में पोर करेंगे और पीछे देखेंगे मिट्टी जो है वो सेडिमेंटेड वाटर वहीं छूट जाएगा और पानी दूसरे बीकर में आ जाएगा. इसे कहते हैं डीकैंटेशन. फिल्टरेशन. Filtration is a process of removing insoluble impurities from water by using filters. Filters are made of porous material. The tiny holes in the filters allow water to pass through but trap the insoluble impurities present in the water. तो यहाँ पर फिल्टरेशन जो होता है इसमें आपकी जो इनसॉल्युबल या सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं उसको रिमूव करने के लिए आपका फिल्टरेशन यूज होता है. तो यहाँ पर आपके फिल्टरेट्स यूज करे जाते हैं. इसमें छोटे छोटे से टाइनी पोर्स होते हैं और इन पोर्स में से आपका पानी जब आप पास ऑन करवाते हैं तो आपकी जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज हैं वो फिल्टर आउट हो जाती हैं और साफ पानी आगे की तरफ चला जाता है. Take muddy water and pass it through a piece of cloth. The cloth acts as a filter and traps the mud particles, whereas the clean water will pass through the cloth. तो एक साफ कपड़ा लीजिए, कपड़े के में से आप एक मिट्टी वाले पानी को पास ऑन करवाइए. आप देखेंगे पानी बाहर की तरफ निकल जाएगा और उसमें आपके कपड़े में एक मिट्टी का ढेरा इकट्ठा हो जाएगा. तो जो क्लॉथ होता है वो भी फिल्टरेट की तरह काम करता है. एक्टिविटी. Aim. To understand the process of filtration. Procedure. Take a circular filter paper and make a cone by following steps shown in the picture. Place the cone inside a funnel. Place the funnel on the mouth of a conical beaker. Pour the mixture of soil and water over the filter paper by using a glass rod. What happens? Drops of clear water will trickle into the beaker and collect as clear filtrate. Soil particles will be left on the filter paper. तो यहाँ पर आपको एक फिल्टर पेपर लेना है, उसको एक कोनिकल शेप में आपको बना लेना है और बीकर के मुंह पे रख देना है. बीकर का जो माउथ होता है वहां पर रख देंगे. एक पानी लेंगे जिसमें मिट्टी मिक्स्ड है यानी कि आपकी इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज हैं. उसको आप धीरे धीरे पास ऑन होने देंगे. आप देखेंगे कि धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप आपका साफ पानी बीकर में जमा होता रहेगा और जितनी भी मिट्टी है वो फिल्टर आउट हो जाएगी. मेथड्स टू रिमूव सॉल्युबल इंप्योरिटीज. तो अभी तक आपने देखा कि इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज को कैसे साफ किया जाता है. अब देखते हैं सॉल्युबल इंप्योरिटीज को कैसे फिल्टर आउट करते हैं. 2 simple ways of separating soluble impurities from water are explained below. पहला है evaporation. When a liquid contains a dissolved substance, we can get the solute by heating the mixture until all the liquid evaporates. The solid substance, solute, is left behind. Salt and sugar can be separated from their solutions in water by using this method. तो evaporation में क्या होता है, आपके जो substances होते हैं उनको heat up करा जाता है इस मिक्सचर को, ताकि जितने भी आपके जो लिक्विड है वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्ट हो सकता है, शुगर, कुछ भी हो सकता है, वो आपका वहीं पर रह जाएगा. नमक और चीनी को जब आपको सेपरेट करना होता है लिक्विड से तो आपका इवेपोरेशन वाला मेथड यूज किया जाता है.
In this process, however, the liquid solvent evaporates and thus lost. तो यहां पर जो आपका लिक्विड होता है, पानी में अगर आप नमक डालेंगे और उसको बहुत देर तक धूप में रख देंगे तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे नमक वहीं रह जाएगा, लेकिन आपका पानी सारा का सारा इवेपोरेट हो जाएगा. Activity. Aim. To understand the process of evaporation. Procedure. Take some water in a beaker and dissolve 2 spoons of salt in it. Take some of this salt solution in a dish and heat it. You will see that water evaporates leaving behind salt in the dish. अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको सबसे पहले तो एक बीकर लेना है, पानी डालना है और उसमें नमक मिक्स कर देना है. इसके बाद आपको उसको हीट अप होने देना है. थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे पानी आपका इवेपोरेट होते होते कम हो जाएगा और एक पॉइंट पे खत्म ही हो जाएगा और बीकर में आपका रह जाएगा सॉल्ट. इससे पता चलता है इवेपोरेशन जो है उसकी प्रोसेस से आप सॉल्युबल इंप्योरिटीज को सेपरेट कर सकते हैं. दूसरा प्रोसेस है डिस्टिलेशन. It is a method which gives us both the solute and the solvent separately. तो ऊपर वाले प्रोसेस में आपको इवेपोरेशन में जो आपका सॉल्वेंट था, लिक्विड, वो तो उड़ गया था. यहां पर आपको दोनों ही चीजें अलग अलग होके मिल जाती हैं, सॉल्यूट भी और सॉल्वेंट भी. On heating the solution, the water evaporates. It enters the condenser which is kept cool by the cold water circulating around it. On entering the condenser, the hot steam changes into water again, which collects in the flask below. This water is totally pure and free from any impurities. It is called distilled water. The solute is left behind in the task. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कूल डाउन कराई जाती हैं चीजें. इवेपोरेशन में हीट अप होता है, डिस्टिलेशन में कूल डाउन कराई जाती हैं. जैसे ही ये कंडेंसर में जाता है, ठंडी होती हैं चीजें, धीरे धीरे जो आपका वाटर है सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है और कंडेंसर में एंटर होते ही जो आपकी हॉट स्टीम है, स्टीम चेंज हो जाती है आपकी वाटर में. आपका जो वाटर निकलता है फिर धीरे धीरे वो आपका डिस्टिल्ड साफ पानी होता है. प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर. The water we get from different source has many impurities. It is purified in water treatment plants before it is sent to our homes. There are many steps to purify the water. तो आपका जो पानी आपके घर तक सप्लाई होता है अलग अलग सोर्सेज से आता है जिसमें इम्प्योरिटीज होती हैं. तो इसको सबसे पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में साफ किया जाता है, प्योरीफाई करा जाता है. इसके भी बहुत सारे तरीके होते हैं. दीज आर, सबसे पहला है कोएगुलेशन. Chemicals are added to the water to make dirt and other fine particles in the water stick to each other and become larger particles. These larger particles can settle down. तो coagulation में आपके जो पानी होता है उसमें केमिकल डाल दिया जाता है ताकि जो आपके छोटे छोटे इम्प्योरिटीज हैं वो एक साथ चिपक जाएं और एक बड़ा पार्टिकल बना दें जिसको हटाना मुश्किल हो जाए. यहाँ पर आपके पार्टिकल्स सेटल डाउन भी हो सकते हैं, सेडिमेंट भी हो सकते हैं. Know it too. Distilled water is used in vehicle batteries, medicines and for science experiments. तो आपको ये जो distilled water होता है या आपकी जो बैटरीज आपने देखी होंगी, व्हीकल की बैटरीज में भी यूज होता है, आपके घर में जो इन्वर्टर्स होते हैं उसमें भी यूज होता है, मेडिसिन में यूज किया जाता है और कुछ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज होता है. दूसरा तरीका है सेडिमेंटेशन. The heavy particles settle at the bottom and the clean water moves to the next stage. Sedimentation में आपका जितनी भी impurity है settle down हो जाती है और अगले स्टेज में साफ पानी को ट्रांसफर कर दिया जाता है. फिर है फिल्टरेशन. फिल्टरेशन में आपका जो पानी है उसको एक फिल्टरेट के थ्रू पास ऑन किया जाता है, साफ पानी अगली जगह चला जाता है आपके कंटेनर में और जितना भी impurity है वो आपके फिल्टरेट में रुक जाता है. Then comes your disinfection. A small amount of chlorine is added to kill any bacteria or other germs that may be present in water. तो डिसइंफेक्शन में आपके पानी में, कंटेनर में क्लोरीन नाम का केमिकल डाल दिया जाता है ताकि जितने भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो खत्म हो जाएं. स्टोरेज.
Water is stored in a closed tank or reservoir. This water is then supplied through a network of pipes to houses, factories, hospitals and so on. अब सब चीजें हो गई, आपका पानी साफ हो चुका है, इनको घरों तक पहुंचाया जाता है आपके पाइप्स के थ्रू, घरों में, फैक्ट्रीज में, हॉस्पिटल्स में, जहां पर भी पहुंचाना है तो इनको क्लोज्ड टैंक्स या फिर रेजर्वॉयर्स में स्टोर करा जाता है. एक्टिविटी: take a glass beaker and fill it with water. In it, place a shoot of the hydrelia plant and cover it with a funnel. Invert a test tube filled with water over the funnel and leave the beaker in the sun. After some time, tiny bubbles will be seen rising in the test tube. If they are tested, they will be found to be of oxygen gas. तो यहाँ पर आपको एक बीकर लेना है, ग्लास का बीकर लेना है, पानी से भर देना है और उसमें आपको एक हाइड्रीलिया प्लांट का एक ब्रांच लेकर डाल देना है, कवर कर देना है फनल से और उसको आपको उल्टा करके आपको एक धूप में रख देना है. पानी आपका उसमें भरा हुआ होना चाहिए. उसके बाद आपको सन में उसको छोड़ देना है. थोड़ी देर के बाद आप जाएंगे, आपको उसमें बबल्स उड़ते हुए दिखाई देंगे, राइज अप होते हुए दिखाई देंगे. इन बबल्स को अगर टेस्ट किया जाएगा तो इसमें आपको ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट मिलेगी. Keep in mind, atmosphere, the thick layer of air that surrounds the earth. Troposphere, the lowermost layer of atmosphere. Ozone layer, a thin layer of ozone present in stratosphere layer which protects us from the harmful ultraviolet rays. Exosphere, the outermost layer of the atmosphere. Humidity, amount of water present in the air. Wind, moving air. Air pollution, the contamination of air due to many undesirable things. Sediments, the insoluble impurities settle down at the bottom of the container. Filtration, the process of removing insoluble impurities from water by using filters. तो इस चैप्टर में आपने एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा. लेयर होती है आपकी एयर की, इसमें भी आपके 5 पार्ट्स होते हैं. ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे का पार्ट होता है, सबसे लास्ट पार्ट आपका एग्जोस्फेयर होता है. फिर आपका ओजोन लेयर सेकंड लेयरिंग में आता है जो आपको सन की अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करता है. ह्यूमिडिटी होती है, वाटर वेपर जब ज़्यादा हो जाता है आपकी एयर में उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ज़्यादा ह्यूमिडिटी बोलते हैं. विंड आपकी मूविंग एयर होती है. एयर पोल्यूशन आपकी हार्मफुल सब्सटेंसेस जब हवा में रिलीज हो जाते हैं तो हवा का पोल्यूशन बना देते हैं. सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, अलग अलग प्रोसेसेस हैं आपके पानी को साफ करने के लिए. रैप इट अप. Atmosphere is the blanket of air that surrounds the earth. Atmosphere consists of 5 layers: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. Air is a mixture of gases, dust and water vapor. Air occupies space, has weight, exerts pressure and is essential for burning. The contamination of air with undesirable things is called air pollution. Impurities that dissolve in water are called soluble impurities. Impurities that do not dissolve in water are called insoluble impurities. Safe drinking water is free from germs and other impurities. तो एटमॉस्फेयर आपकी वो ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है जिसने अर्थ को सराउंड कर रखा है. 5 उसमें लेयरिंग होती है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर सबसे नीचे होती है जहां पे हम रहते हैं, एक्सोस्फेयर सबसे लास्ट होती है, इसके बाद आपका स्पेस आ जाता है. इसमें भी आपका जो थर्मोस्फेयर होता है और मीजोस्फेयर होता है. मीजोस्फेयर कोल्ड लेयर होती है, थर्मोस्फेयर बिल्कुल गर्म लेयर होती है, दोनों को आइनोस्फेयर बोलते हैं. यहाँ पे आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं वो ऑर्बिट करती हैं. एयर में आपकी अलग अलग गैसेज होती हैं, डर्ट होता है, वाटर वेपर होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं. एयर जो होता है स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, वेट भी होता है और प्रेशर भी एक्सर्ट करता है और कंबशन, आग लगाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. पानी बहुत इम्प्योर होते हैं, उनको साफ करने के अलग अलग तरीके हैं. सेडिमेंटेशन, डीकैंटेशन, फिल्ट्रेशन, ये सारे आपके अलग अलग मेथड्स हैं जिससे आप पानी को प्योरीफाई करते हैं. सो स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आप खुद से करिए.